वेलकम बच्चे लोगों। इकोनॉमिक्स का हमने अभी तक इन्फ्लेशन पढ़ा है। अभी सिर्फ हमने एक तो इन्फ्लेशन और दूसरा डिफ्लेशन पढ़ा है, और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में हमने कुछ पढ़ा था और आप बच्चों को थोड़ा डाउट था इसमें। देखिए, इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं। जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है ये अप टू 3% होती है। ये नहीं है कि ये 3% होती है, यानी कि ये 2 भी हो सकती, 2.5 भी हो सकती, 3 भी हो सकती है। अप टू 3% बोला। और वॉकिंग या मॉडरेट इन्फ्लेशन जो होती है वो 4% से लेके 5% तक। रनिंग इन्फ्लेशन अप टू 9। गैलोपिंग इन्फ्लेशन 2 डिजिट या 3 डिजिट तक की होती है, यानी कि 100 भी हो सकती है, 99% भी हो सकती है। हाइपर इन्फ्लेशन 1000% तक। अब आप में से बोल रहे थे कि मैंने आपको बताया है कि वॉकिंग इन्फ्लेशन अच्छा होता है, बट आपने कहीं पढ़ा क्रीपिंग इन्फ्लेशन अच्छा है। ऐसा नहीं है। अब एक और बात, अलग अलग किताबों में अलग अलग सोर्सेज हैं इनके, तो प्यारे बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड यही है कि गुड इन्फ्लेशन जो होती है वो वॉकिंग इन्फ्लेशन होती है। अब इसके बाद जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इन्फ्लेशन के प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे, वहां से भी बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी आप ये याद रखो कि वॉकिंग इन्फ्लेशन गुड होता है। और उसके बाद ये भी देखो ना, यहाँ पे एक लिखी टर्म इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई का क्या रहता है कि इन्फ्लेशन का टारगेट क्या रहे, कितना इन्फ्लेशन रहे। तो इट इज दैट रेंज ऑफ इन्फ्लेशन अप टू विच इन्फ्लेशन इज फेवरेबल फॉर द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन क्या होनी चाहिए, फेवरेबल, यानी कि 4 से 5% के बीच की जो इन्फ्लेशन है ये अच्छी होती है। और 4 वाली तो मैं हमने बोला कि वॉकिंग इन्फ्लेशन है, तो बस ये याद रखना। अब उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है आरबीआई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है ये पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ दिया, सीपीआई पढ़ा, डब्ल्यूपीआई पढ़ा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और ये वाली बातें हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। आप सबके पास नोट्स पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट बच्चों के पास। तो अब प्यारे बच्चों हम चलते हैं ये पढ़ने के लिए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर आपका हमारा जो है यहां से शुरू होगा, कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन। तो अपनी नोटबुक निकालिए, नोट नहीं, सॉरी, अपने वो जो नोट्स निकालिए जो हमने आपको दिए हैं उनको सामने रखिए। बट जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे उसको नोट को मत देखो। पहले आप आंखें सिर्फ आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जमाए रखो। उसके बाद जब एक बार आपने पूरी स्क्रीन देख ली, आधे पौने घंटे की वीडियो, उसके बाद आप वो वाले नोट्स खोलेंगे और आपको ज्यादा मजा आएगा। अगर इधर मैं पढ़ा रहा हूं, उधर आप नोट देख रहे, इधर मैं पढ़ा रहा हूं, उधर नोट देख रहे, फिर आपको मजा नहीं आएगा, लर्न नहीं होंगी चीजें। तो पहले सुनो, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। एयरफोन डालिए कानों में, 360 पिक्सल पे वीडियो देखो, आराम से रिलैक्स होकर लेट जाओ पीछे। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है? तो प्यारे बच्चों, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है कौन? इन्फ्लेशन इन इंडिया, डिफ्लेशन इन इंडिया इज कंट्रोल बाई, एक तो आरबीआई और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब कभी कभार पेपर में आता है कि जो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो जो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है इसको बोलते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है। दिस स्टेप टेकन बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? मॉनिटरी पॉलिसी। एंड द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी का एक दूसरा नाम भी है बजटरी पॉलिसी। क्या है इसका एक दूसरा नाम है? बजटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी इज आल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी। अब जो बच्चे आप नए हो, मुझे पता है आपको दिक्कत हो रही, मास्टर का बोल रहा मॉनिटरी पॉलिसी, का बोल रहा फिजिकल पॉलिसी, हमारे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। अभी आप इतना सुनो, इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जो जब बोले टीचर तब उतना समझ नहीं आता, धीरे धीरे टाइम के साथ समझ आता है। बट अभी मैं आपको ये पूरा समझा के रखूंगा। अभी आप इतना सोचो कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करता उसको बोलते मॉनिटरी पॉलिसी,
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है उसको बोलते फिस्कल पॉलिसी। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे कंट्रोल करती है, यानी कि फिस्कल पॉलिसी क्या चीज होती है। तो फिस्कल पॉलिसी समझने के लिए चलते हैं अगले नए एपिसोड की तरफ। देखो प्यारे बच्चों, इनकम ऐसी ही इनकम नहीं हो जाती है। आपके पापा का कुछ ना कुछ खर्चा है, जब खर्चा है तो कहीं ना कहीं से इनकम भी आती है। तो हर इंसान का एक्सपेंडिचर भी होता है और हर इंसान का रेवेन्यू जनरेशन का कोई जरिया भी होता है। रेवेन्यू जनरेशन यानी कि पैसा आ रहा, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जा रहा। मान लो आपके फादर साहब को मिली सैलरी, उन्होंने आपकी फी भरी, तो जो सैलरी मिली उसको बोलते रेवेन्यू जनरेट हुआ, और जो आपकी फी दी उसको बोलते एक्सपेंडिचर हुआ। तो आज हम पहली बार पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के खर्चे क्या हैं और गवर्नमेंट को पैसा कहां से आता है। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर जी गवर्नमेंट को पैसा कहां से आ रहा। गवर्नमेंट के पास मशीनें हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के वहां पे मशीनें होती हैं, पैसा निकालती निकालती निकालती। ऐसा नहीं होता। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहां से है, या पहले खर्चा पढ़ते हैं क्योंकि इसमें कुछ नई चीजें भी पढ़नी है हमें। पहले हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट खर्चती कहां कहां है पैसा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट पब्लिक वर्क पे पैसा खर्चती है। कहां खर्चती है? पब्लिक वर्क पे। आपने तो सुना होगा पब्लिक वर्क पब्लिक वेल्थ डिपार्टमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक वर्क पे पैसा खर्चती है। अब पब्लिक वर्क का क्या मतलब है? गवर्नमेंट रोड बनाती, गवर्नमेंट ब्रिजेस बनाती, गवर्नमेंट डैम्स बनाती, बनाती कि नहीं बनाती? इसमें खर्चा होता है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट का खर्चा पब्लिक वेलफेयर में होता है। कौन कौन से पब्लिक वेलफेयर? गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है, देती कि नहीं देती? उसके अलावा गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज का असली मतलब मैं आपको जब पढ़ाऊंगा मनी साइकिल तब बताऊंगा। अभी इतना याद रखो, सब्सिडी का मतलब होता है कोई चीज महंगी है, उसका आधा पैसा गवर्नमेंट देगी, आधा पैसा पब्लिक देगी, तो ऐसे करके पब्लिक वो चीजें मिलेंगी। जैसे अगर सिलेंडर 1,000 रुपए का है, गैस सिलेंडर, तो ये बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए 1,000 का सिलेंडर देना। गवर्नमेंट सिलेंडर की कंपनी को बोलती है कि आप लोगों से 700 रुपया लो और 300 रुपया आपको हम देंगे। इसको बोलते सिलेंडर सब्सिडी पे मिलता है। या आपने सुना होगा ये सब्सिडी लोन, 1,00,000 रुपया लोन लिया और हमें उसमें से 70,000 ही वापस करना है। बैंक तो किसी को माफ करेगी नहीं। अब बाकी का 30,000 बैंक को कौन देगा? गवर्नमेंट। इसको बोलते सब्सिडी। क्या बोलते? सब्सिडी। इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि सब्सिडी कौन किसको देता है। तो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि एलपीजी सब्सिडी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खर्चा कहां होता? डिफेंस में, आर्मी में। ठीक है, इतनी बातें याद होगी। अब इन चीजों का बड़ा मेजर रोल है, इन चीजों को तसल्ली से पढ़िए। क्या क्या, एक बार मैं फिर से बताता हूं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहां कहां होता है? गवर्नमेंट का खर्चा पब्लिक वर्क में होता, यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा रोड बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, डैम बनाने में, पब्लिक वेल्थ में होता है। गवर्नमेंट का खर्चा पब्लिक वेलफेयर में, यानी कि बच्चों को स्कॉलरशिप, पीएचडी वालों को स्कॉलरशिप, ओल्ड एज वालों को पेंशन। ठीक है। और गवर्नमेंट का खर्चा सब्सिडीज देने में आता, एलपीजी सब्सिडी हो गया, बैंक की सब्सिडी हो गया। और गवर्नमेंट का खर्चा डिफेंस में, आर्मी के लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदने में गवर्नमेंट का खर्चा होता है। तो ये हमने 4 गवर्नमेंट के खर्चे पढ़े कि गवर्नमेंट का पैसा लगता कहां पे है। अब हम चलते हैं ये पढ़ने के लिए कि भाई गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहां से है। तो देखिए, गवर्नमेंट के पास सबसे पहले पैसा आता है टैक्सेस से। कहां से आता है? टैक्सेस से। चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। अब आप बोल रहे होंगे मास्टर ई का चला रहे आप, टैक्स तो पढ़ाई नहीं आप। तो अभी आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टैक्स क्या होता है, टाइप ऑफ टैक्स क्या होता है, टैक्स की हिस्ट्री क्या होती है, हिंदू रिलीजियन टैक्स के बारे में क्या कहता है, इस्लाम टैक्स के बारे में क्या कहता है, क्रिश्चियनिटी टैक्स के बारे में क्या कहती है, ज़कात का क्या रोल है इसमें, चैरिटी का क्या रोल है। तो टैक्स वहां पे पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहां से है? टैक्स से। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता? पब्लिक बोरोइंग से। कहां से? पब्लिक बोरोइंग से। यानी कि गवर्नमेंट लोगों से पैसा उधार लेती है। कान खड़े होगे का? मास्टर क्या बोल रहा? गवर्नमेंट लोगों से पैसा उधार लेती, ये क्या बोल रहा मास्टर? बावला होगा का? पगला का मास्टर? बच्चे लोग ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट हम लोगों से पैसा उधार भी लेती है। अब कैसे उधार लेती अभी बताते हैं। जो गवर्नमेंट लोगों से पैसा उधार लेती उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड। क्या बोलते? गवर्नमेंट बॉन्ड। अभी बताता हूं गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता। बिल्कुल सुनिए मेरी बात।
अगर आपने अभी नोट्स खोले और नोट्स को देखा, तब आपको समझ आए इसकी मैं कोई गारंटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूं। आप पूरे तरीके से स्क्रीन को देखिए, तन मन धन लगा के पूरी अटेंशन। खबरदार अगर नोट खोलिए तो दूसरी बार नोट खोलना, मैं बताऊंगा नोट कब खोलने। गवर्नमेंट बोरोइंग को बोलते गवर्नमेंट बॉन्ड। अब गवर्नमेंट बॉन्ड होते किसान विकास पत्र, केवीपी। आप बस फुल फॉर्म नहीं लिखते रहना, अगले पेज पे लिखा हुआ है केवीपी, किसान विकास पत्र। और क्या होता है? एनएससी। अब किसान विकास पत्र क्या होता है और एनएससी क्या होता है अभी बताते हैं हम। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, किसान विकास पत्र क्या होता है। या गवर्नमेंट करती है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है प्राइवेटाइजेशन। अभी ये सारी चीजें एक एक करके मैं समझाने वाला हूं, ठीक है यहां तक। गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता? गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके पैसा आता। और गवर्नमेंट को पैसा कहां से आता? पब्लिक बोरोइंग से। गवर्नमेंट लोगों से उधार लेती है। और गवर्नमेंट को पैसा कहां से आता? डिसइन्वेस्टमेंट से, यानी कि गवर्नमेंट करती प्राइवेटाइजेशन। ठीक है यहां तक। अब पहले मैं आपको पब्लिक बोरोइंग समझाता हूं, डिसइन्वेस्टमेंट समझाता हूं, फिर आगे चीजें पढ़ते हैं हम। इतना क्लियर हो गया? चलो अब सुनिए। अब आप क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए यहीं पे, पॉज कीजिए और नोट खोलो। नोट खोल के प्यारे बच्चों हाइलाइटर पकड़ो और देखो आपके नोट के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है फिजिकल पॉलिसी। अब फिजिकल पॉलिसी में खुद समझो, गवर्नमेंट का खर्चा कहां कहां होता है। तो गवर्नमेंट का खर्चा पब्लिक वर्क में होता। अरे बिल्कुल होता, गवर्नमेंट रोड बनाती, ब्रिजेस बनाती, डैम बनाती। बिल्कुल सही बात मास्टर, बिल्कुल बढ़िया बात कह रहा। गवर्नमेंट का खर्चा पब्लिक वेलफेयर में होता। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती, गवर्नमेंट ओल्ड एज लोगों को पेंशन देती। बिल्कुल मास्टर जबरदस्त बात बोल रहा। गवर्नमेंट सब्सिडी देती, एलपीजी गैस में सब्सिडी मिलती, बैंकिंग लोन में सब्सिडी मिलती, एग्रीकल्चर लोन में सब्सिडी मिलती और होम लोन में सब्सिडी मिलती। मास्टर बिल्कुल सही बोल रहा, नोट में लिखा, समझ आ रहा, पल्ले पड़ रहा। अब गवर्नमेंट डिफेंस में खर्चा कर रही, पैसा दे रही आर्मी के लिए, आर्मेड एम्यूनिशन खरीद रही गवर्नमेंट। मास्टर सही बोल रहा, नोट में लिखा, समझ आ रहा। अब गवर्नमेंट टैक्स आता गवर्नमेंट को, डायरेक्ट टैक्स भी आता, इनडायरेक्ट टैक्स भी आता। अब इनडायरेक्ट क्या होता, डायरेक्ट क्या होता, इसको अंडरलाइन करो, आगे आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। टैक्स क्या होता ये तो आपको थोड़ा बहुत पता है। अब मास्टर बोलता गवर्नमेंट पैसा खरीदती, गवर्नमेंट के पास पैसा आता पब्लिक बोरोइंग से, यानी कि गवर्नमेंट लोगों से उधार लेती। अरे ई बात पल्ले नहीं पड़ रही। ई गवर्नमेंट बॉन्ड का होता पता नहीं चल रहा, केवीपी का होता, एनएससी का होता पता नहीं चल रहा। तो अभी सुनने में कहा जाता आपका, सुनने में कहा होता, सुनो चुप कर। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, ई भी पल्ले नहीं पड़ रहा। अब ई पल्ले पढ़ाते हैं हम आपको, तो चलिए अगले पेज पे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने नोट्स को हाईलाइट कर दिया है। चलिए अब अपने नोट्स को, यानी कि आपके नोट को मैं बोलता हूं खाता किताब। अपनी खाते के बीच डालिए पेन और खाते को कर दो बंद। और जरा टेंशन लगा के पीछे आराम से रिलैक्स होकर सुनते जाओ हमारा ज्ञान अगला। ये देखो गवर्नमेंट बॉन्ड का होता। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है। तो सुनिए, there are instrument with the help of which government borrows money from the public for generation of revenue is known as government bond। देखिए, क्या आप में से किसी के पेरेंट्स ने आज तक डाकखाने में पैसे जमा किए? बैंक में तो पैसे जमा करते आप। क्या डाकखाने में पैसे जमा किए आपने? किए हैं। जब आप डाकखाने पे पैसे जमा करते, अच्छा आप बैंक में पैसे जमा करते हो, आपके पास क्या सबूत है कि आपने बैंक में पैसा जमा किया? चलो सवाल पूछते हैं आपसे, फिर और क्लियर करते हैं। मैं खुद ही स्टूडेंट बनूंगा, खुद ही टीचर बनूंगा, खुद ही सवाल करूंगा, खुद ही जवाब बनाऊंगा। और जो जो कसर रही तो लाइव सेशन में लूंगा आपका। आपने बैंक में 1000 रुपया जमा कर दिया, क्या सबूत है आपके पास कि आपने बैंक को पैसा दिया? आपके पास बैंक की एक नोटबुक है, पासबुक है ना, पासबुक। पासबुक पे लिखा एंट्री करके कि इस बंदे ने फलाने अकाउंट में, फलानी बैंक के फलाने ब्रांच में पैसा जमा किया 1000 रुपया, और ये बंदा कभी भी पैसा निकाल सकता, ये बंदा उस 1000 रुपए का मालिक है। कर दिया 1000 रुपया जमा। अब आप चले गए डाकखाने पे। डाकखाने पे आपने 1000 रुपया जमा किया, डाकखाने की तो कॉपी नहीं है। अब क्या होगा? डाकखाने वाला आपको एक पेज देगा, एक पत्र देगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि इस बंदे ने 1000 रुपया डाकखाने में जमा किया और इतने साल के बाद ये निकालेगा। उसी पेज को बोलते गवर्नमेंट बॉन्ड। क्या बोलते? गवर्नमेंट बॉन्ड। यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड कोई खाने वाली चीज नहीं होती है। गवर्नमेंट बॉन्ड कोई बड़ी टेक्निकल टर्म नहीं होती है। गवर्नमेंट बॉन्ड एक ऐसा कागज होता है जिस कागज पे लिखा होता है कि इस बंदे ने हमारे डाकखाने पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट ऑफिस में इतना पैसा जमा किया। अब जब हम डाकखाने में पैसा जमा करते, दो तरीके से जमा करते। गौर से सुनना, बड़ी ज्ञान की बातें बता रहा आज। एक होता एनएससी, एक होता केवीपी। एनएससी का मतलब होता नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब पहले सुनते जाओ एनएससी होता क्या, जरा ज्ञान की बातें सुनो 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 सुनो। जब हम डाकखाने में पैसे जमा करते या जब हम बैंक में पैसे जमा करते, दोनों में क्या फर्क है? अगर बैंक बना पैसे जमा करने के लिए तो डाकखाना काहे? सबसे पहली बात कि बैंक तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या बैंक सेमी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बट डाकखाना टोटली गवर्नमेंट का होता है। तो डाकखाने में पैसा जमा किया हुआ डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंचता है। इसलिए जो बंदा डाकखाने में पैसे जमा करता उसको बैंक के मुकाबले में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता। क्या? ज्यादा इंटरेस्ट। तो सुनते जाओ, जब हम आप चले गए बैंक में, सुनते सॉरी, आप चले गए डाकखाने पे, 1,000 रुपया लिया और डाकखाने वाले को बोला अंकल अंकल ये हमने 1,000 रुपया जमा करना आपके डाकखाने में। तो वो बोलेगा अच्छा वेरी गुड, ये लो एक कागज। वो आपको एक कागज देगा, उस कागज के ऊपर लिखा होगा एनएससी। क्या लिखा होगा? एनएससी, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यानी कि इस बंदे ने 1,000 रुपया डाकखाने में जमा किया और उसमें आपका नाम, आपका रहना, आपका जहां जहां आप रहते हैं, आपका नाम, पल्ला, नंबर, ये सब लिखा होगा। और यहां पे लिखा होगा आपने जो पैसा जमा किया उस पे आपको करंट रेट मिलेगा 8%। कितना मिलेगा? 8%। एक बार फिर से, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में करंट रेट कितना होता? 8% इंटरेस्ट। अब देखो, अब मैंने यहां पे करंट लिखा, क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हमने करंट। करंट क्यों लिखा? सुनते जाओ। हर 3 महीने के बाद ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये चेंज होता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? चेंज होता है 3 मंथ के बाद। अब आप अपने नोट्स, पहले वीडियो रोको, यहां पे नोट खोलो और यहां पे लिखो क्या? हर 3 महीने के बाद ये चेंज होता है। जब आप पेपर देने जाओगे तब गूगल करना करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनएससी, तो 8%, 7%, 9% जो होगा वहां पे लिखना है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये भी याद रखना, दिस इज नॉट सिंपल इंटरेस्ट। एक बात ये। दूसरी बात, ये जो एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये कौन इशू करता है? क्या ये बैंक इशू करता है? नहीं, ये इशू करता पोस्ट ऑफिस। कौन करता? पोस्ट ऑफिस। अब सुनिए अगली, ये एक एक पॉइंट जो है ये एमसीक्यू बनता है। मैच्योरिटी पीरियड क्या है एनएससी का? यानी कि अगर हमने आज पैसा जमा करवा दिया, क्या कल सुबह उठ के मुंह उठा के हम डाकखाने को बोलेंगे डाकाना डाकाना हमने जो पैसा जमा किया था हमें वापस दे दो, मोड़ के दे दो, हमें बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। तब डाकाना बोलेगा कि भाई एनएससी की टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़े हो का? आप 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। 5 साल के बाद पैसे में 8%, 8%, 8% इंटरेस्ट पढ़ पढ़ के वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मजा करना, गाड़ी खरीदना, शादी करना, जो मर्जी करना, 5 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। इसको बोलते मैच्योरिटी पीरियड। तो बताओ व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एनएससी? तो मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एनएससी इज 5 ईयर। इशू कौन करता? पोस्ट ऑफिस। लॉक इन पीरियड क्या होता? 5 ईयर, यानी कि 5 साल के बाद ही पैसा निकलता। 5 साल के बाद। अच्छा एक बात और, मैं यहाँ पे एक बात को एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपने पैसा जमा कराया, आपने 3 साल के बाद बोला नहीं जी मुझे पैसा चाहिए 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 चाहिए। तो अब अगर आपको डाकखाना पैसा वापस देगा तो जितना आपने 1,000 जमा किया था वही मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट तब मिलेगा जब आप लॉक इन पीरियड 5 साल के बाद पैसा निकालोगे, तभी मिलेगा। ठीक है? उसके बाद एक और खास बात, एनएससी में जो पैसा जमा करते, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पे टैक्स लगाती? उस पे टैक्स नहीं लगता। मगर अगर 1.5 लाख या उससे कम पैसा हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स नहीं लगाएगी। अगर उससे ज्यादा पैसा हो जाए तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पैसे पे भी टैक्स लगाएगी, यानी कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है? एक बार में रिवाइज करता, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इश्यू करता पोस्ट ऑफिस, मैच्योरिटी पीरियड 5 साल, यानी कि 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। हर 3 महीने के बाद ये इंटरेस्ट बढ़ता, चेंज यानी चेंज होता है। लॉक इन पीरियड 5 साल। एनएससी टैक्स एग्जेम्प्टेड, जब 1.5 लाख से नीचे पैसा हो तो गवर्नमेंट इस पर टैक्स नहीं लगाती। अब एक बात यहां पे और नोट खोल के लिख दो, डिनोमिनेशन। क्या? डिनोमिनेशन, यानी कि हम कितने कितने पैसे जमा करा सकते हैं इसमें। तो सुनते जाओ, हम इस पे मिनिमम 100 रुपया जमा करा सकते हैं और उससे ऊपर हम 500 रुपया जमा करा सकते हैं, यानी कि 100 या 500, या हम 1,000 जमा करा सकते हैं, या हम 5,000 जमा करा सकते हैं, या हम 10,000 जमा करा सकते हैं। ठीक है? इतनी बात तो चल गई। अब सुनिए,
हम 100 रुपया जमा करा सकते हैं, 500 और कितना 1000 और कितना 5000 और कितना 10,000। इसका मतलब क्या हम 1 लाख रुपया नहीं जमा करा सकते? हम 1 लाख रुपया भी जमा करा सकते हैं। मगर वो फिर 10-10 हज़ार रुपए की किस्तें, यानी कि 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ऐसे करके। क्या हम इसमें 600 रुपया नहीं जमा करा सकते? नहीं, 500 ये और 600 ये, नहीं। आप 100 ऐसे कर सकते हो। आप 500 500 500 500 500 ऐसे कर सकते हो। आप 1000 फिर 1000 फिर 1000 फिर 1000 ऐसे कर सकते हो। आप 5000 फिर 5000 फिर 5000 फिर 5000 कर सकते हो। इनको बोलते हैं डिनोमिनेशन। तो आप बताइए एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप किस डिनोमिनेशन में पैसा जमा करा सकते? आप मिनिमम 100, 500, 1000, 5000 और 10,000। अब एक सवाल और, कितना अमाउंट मैक्सिमम आप सेव कर सकते हो? तो मैक्सिमम की नो लिमिट, आप लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ रुपया जमा करा सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, मास्टर जी कानो टंकी चल रही है। अभी अभी आप बताए हो कि 10,000 रुपया जमा करा सकते। अब आप बोल रहे मैक्सिमम नो लिमिट। तो मेरे प्यारे बच्चों 10,000 डिनोमिनेशन है, यानी कि एक किस्त आपने दे दी 10,000, फिर आप और 10,000 फिर और 10,000 फिर और 10,000 करते 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 1 लाख भी जमा करा सकते हो। बट वो 10-10 हजार रुपए का बंडल ही होना चाहिए और कोई नहीं। ये बात मैंने बता दी। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद ये जो है ना, इसमें 1.5 लाख से ऊपर ही टैक्स पड़ेगा, 1.5 लाख से नीचे नहीं। ये बात 1961 में इनकम टैक्स का एक सेक्शन आता 80C टैक्स में, मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके अंडर ये बात डिसाइड हुई थी कि 1.5 लाख से ऊपर टैक्स पड़ेगा, 1.5 लाख से नहीं। ठीक है। अब मान लो आपने एनएससी जमा करा दिया और आपका 1.5 लाख रुपया हुआ और आपको गवर्नमेंट टैक्स लगा दिए। अब आप जाओगे कोर्ट में, बोलोगे हमें तो मास्टर ने पढ़ाया कि 1961 में 80C जो इनकम टैक्स का सेक्शन है उसमें बताया गया कि 1.5 लाख से ऊपर टैक्स पड़ेगा, नीचे नहीं। इकोनॉमी टंकी चल रही, तो आप केस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यह बता रहा था कि गवर्नमेंट लोगों से पैसा उधार लेती। तो आपने 1,000 रुपया गवर्नमेंट को दिया 5 साल के लिए, उधार ही तो दिया ना। पता चल गया कि गवर्नमेंट लोगों से उधार भी लेती है, किस शक्ल में? इन दी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। अब गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता? एनएससी, या क्या होता? केवीपी। ठीक है। अब मैंने आपको एनएससी के बारे में बताया, अब चलते केवीपी के बारे में पढ़ते कि किसान विकास पत्र क्या होता है। देखो, आपने सुना होगा कि भाई बैंक ना डाकखाने में पैसा जमा कराओ तो पैसा होता डबल। क्या होता? पैसा हो जाता डबल। एक बार फिर से, डाकखाने में पैसा जमा कराओ तो वो क्या हो जाता? वो होता डबल 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 डबल। सुनिए, एट बिगिनिंग मनी वुड बी डबल्ड इन 66 मंथ। आपने 1,000 रुपया जमा करवाया, वो डबल हो जाएगा 66 मंथ के बाद। 66 महीनों के बाद पैसा होता डबल। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है? एक बात तो, किसान विकास पत्र 1988 में शुरू हुआ था, 2011 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। क्यों? सुनिए, बड़े बड़े अमीर लोग जिनके पास 2 नंबर का पैसा था, वो क्या करने लगे? वो 2 नंबर का ब्लैक मनी सेव करने लगे और डालने लगे डाकखाने में। अब डाकखाने में पैसा डाल के 66 मंथ के बाद डबल पैसा लेने लगे। किसान विकास पत्र तो किसान गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए बना। अब इसमें फायदा ले रहे, मजा ले रहे अमीर लोग, किसानों को तो पता नहीं क्यों ऐसी स्कीम है। अब किसान के बगैर अगर पैसा हो तो 66 महीने का कौन इंतजार करे। इसलिए गवर्नमेंट ने 2011 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया, बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ श्यामला गोपीनाथ कमेटी। ये श्यामला गोपीनाथ ये कौन थे? शी वाज फीमेल डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीसी। आज की डेट तक सिर्फ 3 फीमेल डेप्यूटी गवर्नर ही हैं आरबीआई की, उनमें से एक थी। और ये जो लेडी थी, इन्होंने क्या किया? किसान विकास पत्र को बंद कर दिया कि आज के बाद कोई भी पैसा डबल होने की स्कीम नहीं है। और इसको लेके लोग मिसयूज भी करने लगे थे। प्राइवेट फर्म खुल गई पैसा डबल करने के उसमें लालच में लोगों से पैसा लेते और बाद में फ्रॉड हो जाते, गायब हो जाते, मिलते नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ? 2014 में इसको दोबारा से रीलॉन्च कर दिया। किसान विकास पत्र को गवर्नमेंट ने 2014 में दोबारा से कंटिन्यू कर दिया। अब एट प्रेजेंट मनी डबल होते हैं। क्या होते? मनी डबल। और कितने महीनों में? 112 नहीं, गलती हो गई, 113 महीनों में पैसा होता है डबल। नोट में ठीक कर दो, अभी नोट खोलो, करेक्शन कर दो। 113 महीनों में पैसा होता डबल। और जिस तरह हमने पढ़ा एनएससी, उसी तरह केवीपी भी देता कौन? पोस्ट ऑफिस। इसका लॉक इन पीरियड क्या है? 2.5 साल। क्या है? 2.5 साल, यानी कि 30 महीने।
तो 2.5 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हो, मगर डबल नहीं होगा, ये बात याद रखना। इसका भी करंट रेट कितना है? 7.8%। ये भी करंट है, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये भी चेंज होता है हर 3 महीने के बाद, ठीक है? अब एक फर्क मैं आपको बताता हूं। एनएससी जो होता है उसमें 1.5 लाख के ऊपर ही टैक्स पड़ता है, मगर केवीपी में जब पैसा डबल हो जाता, ज्यादा पड़ता, उसमें टैक्स भी पड़ता है। इट इज नॉट टैक्स एग्जेम्प्टर, टैक्स इस पे पड़ता है। अब इसमें हम कितना पैसा जमा करा सकते? इट इज सोल्ड, या डिनोमिनेशन कितनी है? मल्टीपल ऑफ 1000, यानी कि या तो हम 1000 रुपया जमा करा सकते, या 2000 जमा करा सकते, या 3000 कर सकते, 1100 नहीं, 1200 नहीं, 1500 नहीं। और मैक्सिमम कितना पैसा जमा करा सकते? मैक्सिमम इसकी नो लिमिट, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे पैसा जमा करा सकते। ठीक है यहां तक? तो ये 113 महीने याद रखना, ये एरर हो गया था। 113 महीने में, या इसको ऐसा लिख सकते हो आप, 9 ईयर, 9 साल और लगभग कितने, 5 महीने, हाँ, 9 साल और 5 महीने, 9 ईयर्स और 5 मंथ में पैसा होता डबल, कहां पे? किसान विकास पत्र में। अब एनएससी भी गवर्नमेंट पैसा लेती इन लोगों से, किसान विकास पत्र में भी गवर्नमेंट पैसा लेती लोगों से, बाद में इंटरेस्ट लेके वापस करती। तो यानी कि गवर्नमेंट ने लोगों से क्या लिया? उधार लिया, लिया ना उधार। तो अब मैंने आपको पब्लिक बोरोइंग बता दिया कि पब्लिक बोरोइंग क्या होती है। अब उसके बाद एक बार जरा मैं ऊपर ले चलता हूं आपको, और यहां पे देखो 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 देखो, ये देखो क्या बता रहे हैं हम टैक्स के बारे में। हाँ, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? टैक्स से। अब टैक्स तो यहां नहीं पड़ेंगे, टैक्स के बारे में पूरा चैप्टर आएगा। और पब्लिक बोरोइंग, गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेती गवर्नमेंट बॉन्ड की शक्ल में। अब गवर्नमेंट बॉन्ड वो कागज होता, यानी कि केवीपी और एनएससी, मैंने केवीपी और एनएससी दोनों पढ़ाया। अब हम पढ़ाते हैं आपको डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता, और इसके बाद इस चैप्टर का जिस्ट और सबसे जरूरी बात पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा। अब देखिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो 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 देखो, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। इट इज कन्वर्जन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर इनटू प्राइवेट सेक्टर बाय सेलिंग शेयर्स। अब बोरे मास्टर जी क्या बोल रहे, पता नहीं चल रहा। देखो, आज से कुछ साल पहले बीएसएनएल किसका था? प्योरली गवर्नमेंट का। किसका? गवर्नमेंट का। तो आप बीएसएनएल के दफ्तर में जाते, वहां सारे मुलाजिम अपने अपने हिसाब से काम कर रहे, आपको कोई अटेंड नहीं कर रहा, आपका कनेक्शन नहीं लगा रहा। अब गवर्नमेंट ने बीएसएनएल किसी प्राइवेट बंदे को बेच दिया, पूरा नहीं, आधा। मान लो मैंने खरीद लिया, वाह वाह, मैंने गवर्नमेंट का बीएसएनएल आधा खरीद लिया। अब मैं तो यही चाहूंगा ना कि जब मैंने पैसा लगाया तो मुझे पैसा आना चाहिए। अब जब मैंने खरीदा तो मैंने पैसा किसको दिया? गवर्नमेंट को। ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात बता रहा। मैंने बीएसएनएल का आधा हिस्सा खरीदा, यानी कि मैं उसका पार्टनर बन गया, तो मैंने पैसा किसको दिया? गवर्नमेंट को। अब मुझे तो उसका इनकम अच्छा खासा मिलना चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि बीएसएनएल के दफ्तर में कोई भी मुलाजिम ढीला ना बैठे, सबको मैं कस के रखूंगा, ताकि काम करे, पैसा कमाए और मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिले। तो मैंने गवर्नमेंट के साथ शेयरिंग कर दी। इसी बात को बोलते डिसइन्वेस्टमेंट, या इसी बात को बोलते प्राइवेटाइजेशन। अभी तक मैंने आपको, अभी इंडियन रेलवे में गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं था, रिसेंटली ये भी न्यूज आया है कि रेलवे भी प्राइवेटाइज हो गया है। आपने सुना होगा ये टोल प्लाजा प्राइवेटाइज कर दिए हैं। इसका मतलब क्या होता? कोई एक बंदा जो बहुत ज्यादा अमीर है, वो क्या करेगा? वो अपने पैसे से रोड बनाएगा, और अब गवर्नमेंट उसको बोलेगी रोड पे टोल प्लाजा लगाओ और लोगों से पैसा लो। वो पैसा आपका रहेगा 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। तो जितना आपने रोड पे खर्चा है वो आप कमाते हो। इस बात को भी प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया। आ गया। अब प्यारे बच्चों बोर नहीं होना, बस आखिरी 5 मिनट हम और लगाएंगे। और अगर आपने वीडियो को यहां पे छोड़ दिया, इसका मतलब आपने इन्वेस्ट ये अच्छे से नहीं पढ़ा। तो तो 1 मिनट, बस ये आखिरी चीज है जो हमें पढ़नी है। देखो प्राइवेटाइजेशन हमने पढ़ दिया, अब ये देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वाला टेबल समझ आ गया, तो समझ लो आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे से आ गई। आप मेरे साथ रहना, और जो जो चीज मैं आपको पूछूं वो मुझे अच्छे से बताना। चलिए, अब देखिए क्या लिखा यहां पे, चेंजेस इन फिजिकल पॉलिसी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, यानी कि अब फाइनली नटशेल में आपको यह बताने जा रहा हूं कि गवर्नमेंट कैसे पैसा बढ़ाती है और कैसे पैसा कम करती है। देखो, अब आप मुझे बताओ, यहां पे लिखा इन्फ्लेशन वाली कंडीशन और यहां पे लिखा डिफ्लेशन वाली कंडीशन,
यानी कि इन्फ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट क्या-क्या करेगी और डिफ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट क्या-क्या करेगी। देखो, इन्फ्लेशन के टाइम लोगों के पास पैसा ज्यादा है या कम है, मेरे साथ-साथ बोलते जाओ और साथ-साथ सोचते जाओ। ये सबसे टेक्निकल चीज पढ़ाने जा रहा हूं। इन्फ्लेशन के टाइम हमारे पास पैसा ज्यादा है या कम है? क्या है? कम। अरे नहीं, इन्फ्लेशन के टाइम हमारे पास पैसा ज्यादा है। हमारे पास पैसा ज्यादा है तभी तो हमारी डिमांड है। हमारी डिमांड है तभी तो चीजें महंगी हुई हैं। चीजें महंगी हुई हैं तभी तो इन्फ्लेशन हुआ है। यानी कि इन्फ्लेशन के टाइम लोगों के पास पैसा क्या है? ज्यादा। गवर्नमेंट क्या करेगी पैसे को? कम। ये एरो आपके वहां पे लिखा हुआ है। गवर्नमेंट पैसे को क्या करेगी? कम। यानी कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ मनी फ्लो। यानी कि मनी सप्लाई को क्या करेगी? स्क्वीज 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 स्क्वीज, कम करेगी। डिफ्लेशन के टाइम आपके पास पैसा ही नहीं है, आपकी डिमांड ही नहीं है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि आपके पास मनी सप्लाई क्या हो? ज्यादा हो। ज्यादा हो। अप एरो का मतलब ज्यादा, डाउन एरो का मतलब कम। जब आपके पास मनी सप्लाई होगा ज्यादा, तो मनी सप्लाई को क्या किया जाएगा? इंजेक्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट विल इंजेक्ट मनी इन दी मार्केट। अब गवर्नमेंट कैसे पैसा निकालती है या कैसे पैसा देती है, ये पढ़ती है। देखो, सबसे पहली बात, इन्फ्लेशन के टाइम आप बताओ गवर्नमेंट अपना खर्चा ज्यादा करेगी या कम करेगी? सोचो पहले। इन्फ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट अपना खर्चा ज्यादा करेगी या कम? अभी पढ़ा ना ऊपर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आप ऐसा करो, अभी आप जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक वर्क, पब्लिक वेलफेयर, स्कॉलरशिप, सब्सिडीज, टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, उस वाले पेज को खोलो और मेरे सवालों का हाँ और ना में जवाब दो। देखो, जब है इन्फ्लेशन यानी कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, क्या गवर्नमेंट अपने काम खोलेगी? देखो, अगर गवर्नमेंट अपने काम खोले यानी कि गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट पब्लिक वर्क करे, यानी कि गवर्नमेंट रोड बनाए, गवर्नमेंट ब्रिजेस बनाए, गवर्नमेंट डैम बनाए। तो जब गवर्नमेंट रोड, ब्रिजेस, डैम बनाएगी तो रोड बनाते वक्त वो क्या करेगी? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। लोगों के पास पैसा और आएगा। डैम बनाएगी, लोगों के पास पैसा और आएगा। ब्रिजेस बनाएगी, लोगों के पास पैसा और आएगा। भाई जॉब लगेगी। अब जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो फिर से इन्फ्लेशन हो जाएगी। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी। क्या कर देगी? कम। यानी कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट डिक्रीजेस द इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट, डिफ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। लोगों के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास तो है ना। गवर्नमेंट काम खोलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के बाद लोगों के पास पैसा आएगा, खुशहाली आएगी, फिर से डिफ्लेशन खत्म होगा। इन्फ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करती है और डिफ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है। अब टैक्स, जब इन्फ्लेशन है, लोगों के पास पैसा है, तो गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा करेगी या कम करेगी, ये बताओ। अगर गवर्नमेंट करेगी टैक्स का रेट कम, तो लोग कम पैसा देंगे, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स के रेट को बढ़ा देगी। जहां पहले गवर्नमेंट 10 रुपए लेती थी, अब 15 रुपए लेगी, ताकि लोगों की जेबों से पैसा निकले और गवर्नमेंट के पास आए। तो गवर्नमेंट टैक्स को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। डिफ्लेशन के टाइम टैक्स को क्या करेगी? कम, ताकि लोगों के पास पैसा रहे। पब्लिक बोरोइंग, देखो, पब्लिक बोरोइंग का मतलब होता है पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट की चीजें खरीदना। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप पैसा गवर्नमेंट को दोगे तभी उसकी चीजों में शेयर मिलेगा ना आपको। यानी कि गवर्नमेंट का मकसद है आपकी जेब से पैसा निकालना। तो पब्लिक बोरोइंग क्या हो जाएगी? ज्यादा 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 ज्यादा। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन पब्लिक बोरोइंग ज्यादा होगी ताकि लोगों की जेबों से पैसा निकले और गवर्नमेंट के पास आए। बट ड्यूरिंग डिफ्लेशन पब्लिक बोरोइंग क्या हो जाएगी? कम 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 कम। अब रही बात डिस इन्वेस्टमेंट की, तो जब इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? डिस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगी, यानी कि लोग गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट में हिस्सा करें, पैसा दें गवर्नमेंट को। और डिफ्लेशन के टाइम डिस इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? कम, ताकि लोगों के पास पैसा रहे। ठीक है। अब देखो यहां पे, अब आप मुझे बताओ, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम, गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आएगा, पब्लिक बोरोइंग से भी पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट से भी पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। हमारी जेबों से पैसा निकला और कहां गया? गवर्नमेंट के पास। अब मुझे बताओ, हाई लेवल की बात करते, इन्फ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा। देखो ना एक्सपेंडिचर, यहां देखो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? कम कम कम।
गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है कम, रेवेन्यू क्या है ज्यादा, टैक्स से भी पैसा आ रहा, पब्लिक बोरोइंग से पैसा आ रहा, डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा, पैसा आ रहा ज्यादा, खर्चे हैं कम, ऐसे बजट को बोलते सरप्लस बजट। क्या बोलते? सरप्लस बजट। तो आप बताओ, व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज लेस देन द गवर्नमेंट रेवेन्यू, देन सच बजट इज नोन एज सरप्लस बजट। बजट में भी हम पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ेगा जब उसका एक्सपेंडिचर कम हो, पब्लिक बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। थोड़ी है टेक्निकल चीजें हैं, बट तो समझना, 2 बार वीडियो देखना ये। अब आगे यहां पे आते हैं। टैक्स कम हो जाएगा, पब्लिक बोरोइंग कम हो जाएगी, डिसइन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा हो गया कम, लोगों के पास पैसा हो गया ज्यादा। यानी कि एक्सपेंडिचर क्या है गवर्नमेंट का? ज्यादा। रेवेन्यू क्या है गवर्नमेंट का? कम। ऐसे बजट को बोलते हैं डेफिसिट बजट, और इंडिया में हमेशा डेफिसिट बजट आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बोर तो नहीं हुए? जरा चीजें टेक्निकल हैं, एक बार पहले वीडियो पूरा देखना, फिर नोट पे आना, और एक बार फिर वीडियो देखना। ठीक है। अब आज हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी से कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती, यानी कि कैसे गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अब अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे आरबीआई की पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है। अब आप बच्चे पूछ रहे थे सारी बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता, कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता, मॉरल प्रेशर क्या होता, डायरेक्ट एक्शन क्या होता। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल सरल भाषा। आज के लिए इतना ही। तो इसको नोट करो, इसको समझो, डाउट ग्रुप में पूछो, और हम वीडियो सोल्यूशन हमसे बनाएंगे। जुड़े रहने थैंक के यू। लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।